जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, वह सुखी रहा, सानंद रहा। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम। उसका सांवला दिन में गाय चराता था और रात में रास रचाता था। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला था, और जब आकाश पर उसकी नजरें गड़ी थी, उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर हैं। किंतु धीरे धीरे ये संतुलन टूटा। अब गेहूं प्रतीक बन गया हड्डी तोड़ने वाला, थकाने वाला, उबाने वाले, नारकी यंत्रणाएं देने वाले श्रम का। उस श्रम का जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत न कर सके। और गुलाब बन गया प्रतीक वालासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी और गलीज का। वे विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और माधस को भी। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए भी मैं महान समाजवादी, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और लेखक कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी के एक गांव में हूँ। बेनीपुरी जी की एक कहानी है, बाण का बेटा। ये कहानी बताती है कि आपदा में अवसर की तलाश कैसे की जा सकती है। जब बागमती तटबंध नहीं था, तब इस नदी द्वारा बाढ़ में हर साल लाई गई गाद से यहाँ की मिट्टी इतनी उर्वर हो जाती थी कि पूरा इलाका शस्य श्यामला दिखाई देता था। बागमती परियोजना ने न केवल बेनीपुर बल्कि दोनों तटबंध के बीच जनार से धनौर तक के इलाके को बंजर बना दिया है। सर्वत्र बालू ही बालू। धान और गेहूं की जगह कास और गुरहन से पूरा क्षेत्र आच्छादित है, जिसमें नील गाय और बनेला सुअर की भरमार है। खेती किसानी पर आफत आ गई है। 2007 से आज से पहले बेनीपुर गांव से उत्तर होकर बागमती नदी बहती थी। तटबंध का निर्माण होते ही नदी ने अपनी धारा बदल ली। दया तटबंध बनाने के लिए जो मिट्टी काटी गई, नदी ने उसी को अपना मार्ग बना लिया। पुरानी धारा मृत हो गई। अब इसी दाहिने तटबंध से बागमती की नई धारा बह रही है। सरकार ने बागमती परियोजना से विस्थापित हुए इस गांव के परिवारों के पुनर्वास के लिए तटबंध से सटे दक्षिणी क्षेत्र में 17.5 एकड़ जमीन अधिग्रहित किया और प्रति व्यक्ति अधिकतम 5 डिसमिल और न्यूनतम 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई। वास के लिए इतनी कम जमीन यहाँ के लोग अपर्याप्त बताते हैं। लोगों ने इसे दया बेनीपुर नाम दिया है। पुराना बेनीपुर गांव इतिहास बन गया। इसी पुराने बेनीपुर में रामवृक्ष बेनीपुर 23 दिसंबर 1899 को पैदा हुए थे। बाद के दिनों में बेनीपुरी जी ने यही अपने एक पक्का मकान बनवाया, जिसे वे अपना स्मारक कहा करते थे। इसी मकान के ठीक सामने उनकी एक संगमरमर की प्रतिमा थी। कभी ये प्रतिमा जमीन के करीब 5 से 6 फीट ऊंची थी। अब वह मुश्किल 1.5-2 फीट ऊंची रह गई है। बड़ी शिद्दत से बनाया गया उनका वह मकान बागमती की बाढ़ झेलते झेलते खिड़की तक बालू से भर चुका है। गांव को अन्य मकानों की भी यही स्थिति है। गांव के ज्यादातर लोग नया बेनीपुर में बस गए हैं। अब केवल राम सुफल सिंह, संजीव कुमार, अवधेश सिंह, राम नरेश सिंह और जयशंकर सिंह ही पुराने बेनीपुर में रह रहे हैं। इन्हें भी वास की जमीन मगर ला चुकी है। लोग तो नए बेनीपुर में किसी तरह घर वार बना लिए, लेकिन खेती किसानी और पशुपालन की समस्या गंभीर बन गई। आवागमन के लिए नाव ही एकमात्र साधन है। नाव से आदमी तो पार उतरता है, लेकिन खेती के लिए ट्रैक्टर या अन्य कृषि यंत्र ले जाने का कोई उपाय नहीं है। और जब खेत की जुताई न हो तो उससे जंगल झंकार उग ही जाता है। इस गांव की भी यही दशा है। राजेंद्र सिंह बताते हैं कि बेनीपुर गांव का कुल रकबा 750 एकड़ है। खेती अब नाम मात्र ही लोग कर पाते हैं। पूरा इलाका गुड़हल और कास प्रजाति के जंगल से आच्छादित है, जिसमें बनेल सुअर और नील गाय विचरते रहते हैं। अब यहाँ रात में भी आने से लोग डरते हैं। यहाँ की नई पीढ़ी हर साल गांव में बेनीपुरी जी की जयंती के दिन उनका नाम जरूर सुनती है, लेकिन उनके जीवन संघर्ष, उनके साहित्य और समाजवादी उनका अवधारणा से पूरी तरह बेखबर है। इन्हीं स्थितियों से आहत होकर बेनीपुरी जी के पुत्र डॉक्टर महेंद्र बेनीपुरी जी
ने राम वृक्ष बेनीपुरी चित्रों में नामक पुस्तक में अपनी बात शीर्षक से लिखा, पूज्य पिताजी की स्मृतियों को जीवित रखने के प्रयासों में अपने ही कुछ निकटतम व्यक्तियों की तटस्थता और उदासीनता किसी हद तक बाधक बनती रही है। बेनीपुरी परिवार में और अब तो गांव जवार में भी नाम के साथ बेनीपुरी संबोधन लगाकर उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ सभी ने पिताजी के जीवन काल में और उनके जाने के बाद भी उठाया है, लेकिन उनकी याद को बनाए रखने की चिंता कभी नहीं दिखाई। सच में बेनीपुरी जी के विचारों से प्रेरित होकर उनके सपने का समाज बनना आज वक्त की बड़ी जरूरत है। मुजफ्फरपुर से ब्रह्मानंद ठाकुर की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।